बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे आसिफ जरदारी, फ़रियाल तालपुर, नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ आज केसेस की समाअत हुई है। एक इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत है, जज मोहम्मद आज़म खान साहब की अदालत, जहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है आसिफ जरदारी एंड कंपनी के ख़िलाफ़। जबकि तोशा खाना रेफरेंस की समाअत हुई है जज असगर अली साहब की कोर्ट में, जो कि एहतसाब अदालत रावलपिंडी की एहतसाब अदालत रावलपिंडी के में उस केस की समाअत हुई। इसके अलावा एक बड़े अहम केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, चीफ जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में। ये केस है सिंथिया रिची के ख़िलाफ़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त है उनको मुल्क बदर किया जाए, और उसमें आज एक नया एक मोड़ आ गया है। अहमद रज़ा कसूरी एडवोकेट साहब आज अदालत में सिंथिया रिची की तरफ से पेश हो गए हैं, और जब उन्होंने आर्गूमेंट्स किए तो लतीफ़ खोसा साहब को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या जवाब दें। और जैसे उन्होंने रहमान मलक और बिलावल जरदारी और सारे माफिया की वहाँ पर क्लास लगाई है और इनका कट्टा छट्टा अदालत के सामने खोल के रख दिया है, तो वो बड़ी दिलचस्प समाअत है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ जरदारी, फ़रियाल तालपुर, आसिफ अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद और बाकी लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है, और जिसके अंदर नैब ने आज अपने गवाह पेश कर दिए हैं। ये वो केस है जिसके अंदर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल हो चुका है, फ़र्द जुर्म लग चुकी है, और आज उसमें गवाहों ने पेश होना था। आसिफ जरदारी और फ़रियाल तालपुर आज अदालत में पेश नहीं हुए। जब अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, समाअत शुरू होती है, तो सबसे पहले जज आज़म खान साहब ने इस्तफ़सार किया। आसिफ अनवर मजीद और अब्दुल गनी मजीद अदालत में मौजूद थे। आसिफ अनवर मजीद क्योंकि बीमार हैं वो अदालत में नहीं आते, तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि मुल्ज़मान किधर हैं, आसिफ जरदारी और फ़रियाल तालपुर कहाँ पर हैं। तो अब्दुल गनी मजीद ने बताया कि सुना है आज कोई हड़ताल है वकला की, और इसलिए मुल्ज़मान आज अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा उनका हड़ताल से क्या तल्लक है, यह कहाँ पर लिखा है कि हड़ताल है तो उस दिन मुल्ज़मान ने पेश नहीं होना। अदालत ने कहा कि मैं मुल्ज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने लगा हूँ। जब अदालत ने यह बात की तो जो वकला थे आसिफ जरदारी की तरफ से वो भी पेश नहीं हुए थे, तो अब्दुल गनी मजीद ने अदालत से कहा जनाब मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं रब्ता करके आपको बता देता हूँ, वो रास्ते में होंगे, वो आ रहे होंगे आसिफ जरदारी और फ़रियाल तालपुर, मेरा रब्ता नहीं हुआ। अदालत ने कहा फिर आपने गलत बयानी क्यों की, आपने ये क्यों कहा कि वो नहीं आ रहे, अब आप कहते हैं कि शायद रास्ते में हूँ और टाइम दें, आप पता करके बताते हैं। तो अदालत ने कहा क्या आपने अदालत का मजाक बनाया हुआ है, जिसके ऊपर अब्दुल गनी मजीद ने अदालत से माजरत की और अदालत से कहा कि मैं एक फ़ोन कॉल करके आता हूँ। अब्दुल गनी मजीद ने आके कॉल की है फ़ारूक अचनायक साहब को और उनसे ये कहा है कि भाई आज जज साहब कोई माफ़ी देने को तैयार नहीं है, और आज अगर आसिफ जरदारी फ़रियाल तालपुर पेश नहीं होते तो उनके लिए आज उनकी जान बचाना और उनको गिरफ़्तारी से बचाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप जल्दी से आएँ और इस केस को बचाएँ। फ़ारूक अचनायक साहब क्योंकि पास ही बैठे थे और वो इस इंतज़ार में थे, और उनको ये लगा था कि शायद ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और वकला की स्ट्राइक है और इस बुनियाद पर जज साहब दे देंगे, कोई रिलीफ दे देंगे, तो फ़ारूक नायक साहब अदालत में पेश होते हैं। अब ये सारा प्री प्लान था। एक बात आप याद रखें, हमारे यहाँ हमने भी ये सुना है कि जब कोई अहम केस होता है या जब किसी अहम केस की समाअत होनी होती है तो ये एक ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है कि जो बार एसोसिएशंस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस हैं, जब वहाँ हम ये सुना करते थे और हम देखते भी हैं कि जब कोई अहम केस लगा होता है जिसमें सीनियर वकला ने पेश होना होता है लेकिन वो उस केस को डिले करना चाहते हैं, तो वहाँ स्ट्राइक हो जाती है और वहाँ वो स्ट्राइक करवा देते हैं। तो फ़ारूक अचनायक साहब जैसे अदालत में पेश हुए तो जो वहाँ पर थे रावलपिंडी बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान थे उन्होंने रोक लिया और उन्होंने कहा कि अब अदालत में पेश नहीं होंगे क्योंकि आज स्ट्राइक है। तो इतने में एक जूनियर वकील अदालत में पेश हुआ और उन्होंने कहा कि फ़ारूक अचनायक साहब को अदालत में पेश नहीं होने दिया जा रहा, तो बराए मेहरबानी इस केस की जो अगली तारीख मुकर्रर कर दें। अब वो जूनियर वकील साहब पेश हो सकते हैं, उनको पेश होने दिया गया है। फ़ारूक अचनायक साहब पेश नहीं हुए, और क्योंकि एक जो भी इशू था स्ट्राइक थी और स्ट्राइक की बुनियाद पर अदालत ने फिर इस केस की समाअत 29 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और अगली तारीख पर दोबारा गवाहों को तलब कर लिया, और गवाहों की आज अदालत में स्टेटमेंट होनी थी, तो अदालत ने उनकी हाज़िरी लगा के अगली तारीख पर उनको स्टेटमेंट करवाने का हुक्म जारी कर दिया। अब जरदारी माफिया के इल्म में है
कि फ़र्द जुर्म लग चुका है, और अगर गवाहों ने अगली 2-3 तारीखों पर गवाहों की स्टेटमेंट हो जाएगी, उसके बाद जिरा होनी है, और ये मामला तो एक माह में वाइंड अप की तरफ जा रहा है और ये तो सज़ा की तरफ जा रहा है। तो यही वजह है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ जज असगर अली साहब की अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत थी, जो अटैचमेंट की गई है प्रॉपर्टी नवाज शरीफ की, उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किए जाने के बाद उसकी रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है जो नैब ने, और नैब ने ये बताया है कि जनाब ये उसकी प्रॉपर्टी थी, उसको अटैच कर दिया है, उसके बाहर नोटिस अवेज़ा कर दिए हैं, इश्तिहारी होने के नोटिस अवेज़ा कर दिए हैं, और अब मुलज़िम को कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि क्या कोई प्रॉपर्टी आपने कोई मज़ीद रह तो नहीं गई मुलज़िम की, जिसका जवाब दिया गया कि जो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी थी नवाज शरीफ की वो सारी की सारी अटैच कर दी है। तो अदालत ने कहा आपने देख लेना है, कोई कंपनीज़ हों, कोई फैक्ट्रीज़ हों जहाँ पे शेयर्स हैं और वो कोई चीज़ मिस हो गई हो, तो आप बाद में वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवा सकते हैं और अदालत अपने ऑर्डर में उन चीज़ों को भी इंक्लूड कर देगी। ये कहना था ऑनरेबल एहतसाब अदालत का। और वहाँ पर भी क्योंकि आसिफ जरदारी पेश नहीं हुए, अब्दुल गनी पेश हुए थे, बाकी मुलजमान भी पेश हुए, और अदालत ने उस केस की जो समाअत थी उसको भी एडजर्न कर दिया। वहीं पे आज अहम केस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये सिंथिया डी रिची का जो मामला है, सिंथिया रिची का जो मामला है उसको डिपोर्ट करने का, उस मामले पर आज हेयरिंग थी। ये मामला कुछ इस तरह से है कि पहले ये मुख्तलिफ फोरम्स पर जाता रहा। इशू ये था कि सिंथिया रिची ने कुछ बातें की थी बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से, फिर रहमान मलिक के ऊपर रेप का इल्ज़ाम था, हरासा करने का इल्ज़ाम यूसुफ रज़ा गिलानी और शहाबुद्दीन पर था। उसके बाद दरख्वास्त दी जाती है सिंथिया रिची की तरफ से, और उसमें यह कहा जाता है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज नहीं होता, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जस्टिस ऑफ पीस थे उन्होंने उनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने दोबारा केस रिमांड कर दिया था कि कानून के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। उसके बाद रहमान मलिक ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में। लतीफ़ खोसा साहब को वहाँ भी नाकामी हुई, उनकी अपील खारिज हो गई और कहा गया कि जो जस्टिस ऑफ पीस हैं वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इतने में रहमान मलिक ने यह कहा था कि मैं मज़ीद इन केसेस को नहीं देखूँगा और जो होगा मैं अल्लाह की अदालत में छोड़ता हूँ। उसकी वजह यह है कि उनके खिलाफ सारे केसेस उनके खिलाफ फ़ैसले हो रहे थे, इसलिए फिर उन्होंने कहा कि अब इज़्ज़त बचाना फ़र्ज़ है, और उन्होंने कहा जी कि ये अब अल्लाह की अदालत में ही फ़ैसला होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल जरदारी की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने की, और उस दरख्वास्त की बुनियाद पर अप्लीकेशन पेंडिंग थी हुकूमत के पास, और हुकूमत के जो हमारी वजारत दाखिला है, बजाय इसके कि वो सिंथिया रिची के मामले को सीरियस लेते, उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सवालात का जवाब देना पड़े और रिपोर्टें तैयार करनी पड़े, सबसे आसान मसला है, सबसे आसान बात है कि उन्होंने कहा कि ठीक है सिंथिया रिची को कि आप चली जाएं, अब यहाँ से आपका जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। इस मामले को उन्होंने चैलेंज किया सिंथिया रिची ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अदालत ने उनको डिपोर्ट करने का जो हुक्म था उसको सस्पेंड कर दिया था, और पहले 13 अक्टूबर तक, आज तक के लिए उसको टाइम दिया था कि 13 अक्टूबर तक उसको डिपोर्ट ना किया जाए। आज सिंथिया रिची की तरफ से पेश होते हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब। अहमद रज़ा कसूरी एडवोकेट साहब को आप जानते हैं, परवेज़ मुशर्रफ की वो पार्टी के मेन करता धरता थे, और वो हमेशा से ही जरदारी माफिया और शरीफ माफिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते आए हैं। वो आज अदालत में पेश हुए सिंथिया रिची की तरफ से, और फिर उनकी उनके जो आर्गूमेंट्स हैं वो इतने दिलचस्प होते हैं कि उनका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत से कहा कि जनाब सिंथिया रिची की जो दरख्वास्त है उसको खारिज किया जाए और उसको मुल्क बदर किया जाए। इसने जिस तरह के एलिगेशंस पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर लगाए हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जाता, और ऐसे लोगों को यहाँ पर जगह नहीं देनी चाहिए। तो जो जज साहब थे चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप ये बात कैसे कर सकते हैं जब उसने इतने बड़े लेवल के एलिगेशंस लगाए हैं, तो आप क्यों नहीं चाहते उनके उन मामलात को इंक्वायर किया जाए, आप क्यों नहीं अपने आप को क्लियर करवाना चाहते, आप क्यों ये प्ली ले रहे हैं कि वो बैरून मुल्क उसको मुल्क बदर कर दिया जाए, उसको पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, तो आपको लगता है कि केसेस ख़त्म हो जाएंगे? क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके चेहरे पे जो धब्बा लगाया गया है उसको साफ़ करें, जो काला धब्बा आपके ऊपर लग गया है आप उसको साफ़ करें? अहमद रज़ा कसूरी साहब ने कहा कि जनाब कौन से काले धब्बे की बात कर रहे हैं, इनका तो सारे का सारा चेहरा ही स्याह है, इनका तो सारे का सारा चेहरा जो है वो धब्बों से भर चुका है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि अभी मामला रहमान मलिक और यूसुफ रज़ा गिलानी का है, और अभी मामला आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी तक जाना है, और फिर बाकी फैमिली मेम्बर्स तक जाना है, और ये नहीं चाहते
कि सिंथिया रिची इनके ख़िलाफ़ जो मामलात हैं उनको सामने लेकर आए और ये खौफज़दा हैं और ये इतने डरपोक हैं कि ये एक औरत से खौफज़दा हैं। हालांकि ये औरत की हुक्मरानी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान जैसे माशरे में औरत की हुक्मरानी को इस्टेब्लिश किया है, लेकिन यहाँ ये एक औरत से खौफज़दा हैं और वो औरत चाहती सिर्फ इतना है कि अगर मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मेरे ऊपर कोई हरासा मुझे किया गया है, रेप मेरे साथ किया गया है, तो उसको आप जो उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, उसको पुलिस एक JIT बना दे, उसको इंक्वायर कर ले और वो उस वक्त का रिकॉर्ड तलब कर ले, उस वक्त के जो मामलात हैं, जो एविडेंसेस हैं सिंथिया रिची के पास, वो जमा हो जाएं, उसके ऊपर वो देख लें और अगर कोई कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई करें, बजाय इसके कि ये कभी कोई दरख्वास्त दे दें, कभी ये हरासमेंट की दरख्वास्त दे देते हैं, कभी ये कज़फ़ का इस्तग़ासा फ़ाइल कर देते हैं, कभी हत्या इज़्ज़त फ़ाइल कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं। और साथ अहमद रज़ा कसूरी ने कहा कि अगर इन लोगों के अंदर शर्म होती तो बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर जो बात की गई थी, जो एलिगेशंस थे, उसके ख़िलाफ़ FIA ने कहा था कि बिलावल ज़रदारी, बख्तावर आसफ़ा या आसिफ ज़रदारी हैं और वो आकर दरख्वास्त फ़ाइल करें और उस बुनियाद पर उनकी दरख्वास्त खारिज हुई थी। इनमें तो इतनी शर्म नहीं कि अपनी लीडर के ख़िलाफ़ और बिलावल की माँ और बाकी जो बख्तावर और आसफ़ा की माँ है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाया गया और FIA ने सिर्फ इतना कहा कि जो एग्रीव पार्टी है वो आकर दरख्वास्त दे, और ये दरख्वास्त देने नहीं गए और इन्होंने दरख्वास्त नहीं दी, तो इनके यहाँ कौन सी इज़्ज़त है और इनके यहाँ कौन सा कोई क्रेडिबिलिटी है। इसलिए ऐसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो अदालत ने कहा ठीक है, आप आज बहस करें और हम इसको डिसाइड करते हैं। अहमद रज़ा कसूरी एडवोकेट साहब ने कहा कि आज हम बहस मैं नहीं करूँगा, मैंने पहला वकालतनामा दिया है, मुझे इस केस की तैयारी के लिए टाइम चाहिए, मुझे आप टाइम दें और उसके बाद अगली तारीख पर इसको देखेंगे। अदालत ने 23 अक्टूबर तक जो स्टे था सिंथिया रिची को बैरून मुल्क बदर करने का और मुल्क बदर करने का, उसमें स्टे एक्सटेंड करते हुए 23 अक्टूबर तक हुकूमत को रोक दिया है। जो एडिशनल अटारनी जनरल थे उनसे ये कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करवाएं, लेकिन उन्होंने कहा है 23 अक्टूबर तक सिंथिया रिची को डिपोर्ट ना किया जाए। और साथ अहमद रज़ा कसूरी और लतीफ़ खोसा को ये कहा है कि वो अपना 23 अक्टूबर को अपनी बहस मुकम्मल करें ताकि ये मामला मंतकी अंजाम तक जाए। अब देखते हैं इन केसेस में जो भी डेवलपमेंट होती है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।